एपीओ के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक निर्णायक सूचना है। निर्णायक क्या, टर्निंग पॉइंट है। भाषा संस्थान में अंग्रेजी और हिंदी का पाठ्यक्रम हम आरंभ करने जा रहे हैं, खास करके दूर दराज के हमारे वकील साहिबान के लिए, क्योंकि लॉ का जो विषय है, लॉ तो ठीक है, कानून का विषय ठीक है, लेकिन जब हिंदी इंग्लिश की बात आती है तो आप विश्वास मानिए हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। हिंदी इंग्लिश में प्रामाणिक रूप से विद्यार्थियों के दर्द समझने वाला संस्थान बहुत ही कम है। भाषा संस्थान एपीओ के लिए एक खास तरह का सारा समाधान लेके उपस्थित है। तो इसमें देखिए, किसी का वैदुष्य होना, विद्वान होना वो बड़ी बात नहीं है, बहुत सारा मैटर दे देना वो बड़ी बात नहीं है। कैसे ऐसे दो विशेषता होनी चाहिए जो कोचिंग में पढ़ाने वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी विशेषता होनी चाहिए कि हम उन मुद्दों को पढ़ाएं, उन प्रकरणों को पढ़ाएं, उन चीज़ों को पढ़ाएं जो परीक्षा में आने वाले हैं, नंबर 1। और नंबर 2, हम उनको स्पर्श करें जो वास्तव में सीधे आ जाए, जो महत्वपूर्ण हो, सीधे आ जाए। तो जब आपका अनुभव परिपक्व होता है तब आप ऐसी भविष्यवाणी कर पाते हैं, हाँ भाई ये वाली बात, ऐसी बात परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो भाषा संस्थान इसी के लिए जाना जाता है। यदि आप भाषा से जुड़ते हैं, देखिए हमारे यहाँ शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है ना। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें जो है ना वो है। इसके बाद फिर आप पाओगे, इस बार उन्होंने पहली बार परीक्षा होने जा रही है और ये पूरी परीक्षा आरएस का जो पत्र और प्रारूप लेखन पद्धति है, संक्षेपीकरण है, उस पर निर्भर हो गया है। तो मैं अभी तो ज़्यादा, मैं आरएस वाले साथी हमारे हमेशा पढ़ते रहे मेरे से। मैं विगत 15 वर्षों से, मैं स्वयं दीपक कुमार, भाषा संस्थान का संचालक, और विगत 15 वर्षों से आरएएस के परीक्षार्थियों को सफलता दिलाता रहा हूँ। आरएस वाले साथी भी हमें जानते हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे इस बार पास हुए। तो भाषा संस्थान किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप हमसे परिचित होकर अपने लाइफ को, अपने लक्ष्य को सरल बनाते हैं या फिर शंका और संभ्रांति में अपने समय व्यर्थ गंवाते हैं। तो भाषा संस्थान की ओर से ये जो हमारा एपीओ मेंस हिंदी इंग्लिश का जो हमारा बैच है, इसमें 50-50 जो नंबर के जो प्रश्न हैं, मुझे लगता है इसके 2 भाग हैं। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले रणनीति बता देता हूँ मैं। हालांकि रणनीति तो हमारी हर विद्यार्थी के साथ, देखो रणनीति बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर विद्यार्थी के साथ मेरी रणनीति अलग होती है। एक इंग्लिश मीडियम बच्चा है, हिंदी बिल्कुल नहीं जानता है, वो भी यहाँ से पंडित बन के जाता है। और एक इंग्लिश मीडियम है, खुद को इंग्लिश का होशियार समझदार समझता था, लेकिन जब इंग्लिश में अनुवाद आदि पूछे जाते हैं, तब फिर जब हम गुणवत्तापूर्ण बात देते हैं, तब उसे लगता है कि हाँ भाई वास्तव में हमें इंग्लिश मीडियम अवश्य हैं, लेकिन सर के द्वारा बताई गई जो चीज़ें हैं वो बहुत उपयोगी रही, है ना। तो उस हिसाब से हमें जो रणनीति होती है वो प्रत्येक बच्चे के साथ अलग अलग होती है। और कौन सा प्रश्न आने वाला है, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत मैं कराता हूँ। देखिए, हम कोई जादूगर नहीं है, जानते तो नहीं कौन सा प्रश्न कैसे आएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि हमारे सीट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारी जो सीट लेंगे आप शब्द शुद्धि का, वाक्य शुद्धि का, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, पत्र का, प्रारूप का, या फिर जो संक्षेपण का, या ऐसे अंग्रेजी में है अनुवाद का। तो ये कोई पक्ष बचेगा नहीं आपका, आराम से आप सब कर सकेंगे। मैं अभी थोड़ी सी चर्चा करूंगा शब्द शुद्धि का, और फिर मैं थोड़ा ट्रांसलेशन की चर्चा करूंगा, क्योंकि ट्रांसलेशन ऐसा है 10 नंबर हिंदी वाले में पोर्शन में भी है, 10 नंबर इंग्लिश वाले पोर्शन में भी है। तो हमारे ट्रांसलेशन आप जान पाएंगे कि हम किस स्तर की चीज लेने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो एपीयू का एग्जाम है मेंस, मैं यहाँ पे वर्ष लिख देता हूँ, 2025 मेंस होने वाला है। अच्छा खासा समय दिया, पहली बार ये सारी परीक्षाएं हो रही हैं। पहले ये
अन्य रूप में इसको जाना जाता था, समझा जाता था। तो इसी का पैटर्न में बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, जब कभी हम इन परीक्षाओं को लेते हैं तो यहां पे सबसे पहले आता है व्याकरण। मैं पहले हिंदी का लूं। हिंदी के दो भाग हैं, एक तो है व्याकरण, और एक है पत्रादि। तो मुझे लगता है व्याकरण, हालांकि मार्क्स के बारे में आपको विभाजित कर लेना चाहिए, ये 20 नंबर का होगा, पत्र आदि 30 नंबर के होंगे, ठीक है ना। पत्र, संक्षेपण, ये सब। और व्याकरण में मैं अनुवाद को भी व्याकरण में रखता हूं, क्योंकि अनुवाद, हालांकि हिंदी में अंग्रेजी का अनुवाद शामिल नहीं हमारी पढ़ाई में। जो हिंदी पढ़ेगा हम अनुवाद उससे नहीं पढ़ा सकेंगे। यदि कोई अंग्रेजी पढ़ता है तो वो अनुवाद पढ़ेगा। एक सामान्य जानकारी की बात अलग है। यहां देखिए, व्याकरण में जो अंक हैं, व्याकरण में जो अंक है, देखिए व्याकरण में 20 में से आराम से 18 अंक लाए जा सकते हैं। 18 अंक का, 20 में से 18 अंक का अंक, 18 अंक का लक्ष्य। और इधर जो 30 अंक है पत्रादि का, इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो 60 से 70% होगा। तो 60 से 70% का मतलब है ये लगभग 21 अंक, ये अंक 21 अंक का लक्ष्य। और आप विश्वास मानिए, ये जो परीक्षा होने जा रही है, ये 50% ही कोई नंबर ले आता है ना, तो वो बल्ले बल्ले हो जाएगा। वो 50% अंक भी, क्योंकि आरपीएससी की प्रवृत्ति मुझे अच्छी तरह पता है। आरएस की परीक्षाएं हर साल होती रही हैं। आपके वही पैनल होंगे, वही पेपर बनाने वाले लोग होंगे जो आरएस के पेपर्स बनाते रहे हैं। तो आप पाएंगे कि उनकी प्रवृत्ति क्या है, समझो आप। इसमें हमने ये कहा कि आपको मुश्किल से 70%, मैक्सिमम 70% अंक आप प्राप्त करने जा रहे हो। और इसमें जो है आप कितने प्राप्त करने जा रहे हो? 9 दूनी 18, यानी आप इसमें 90% अंक प्राप्त करने जा रहे हो। तो ये 90% और ये 70%, ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी कि इसमें जो आपके शब्द हैं, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, पारिभाषिक शब्द हैं, या और भी इससे संबंधित जितने भी आपके पाठ्यक्रम में चीजें हैं, उसमें हमारी ऐसी कोशिश होगी कि आप इसमें से 90% अंक ला सको। क्योंकि इसमें नंबर काट सके, इसमें कोई ज्यादा अवसर होते नहीं है। इसमें नंबर कटने का अवसर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, मैंने देखा है बच्चों को, साथियों को, जब वो एक पेज का एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो इस पैराग्राफ में वो आपको पैराग्राफ लिखना होगा, आपको निबंध लिखना होगा। इसी में इसमें बच्चे कर रहे हैं गलती कितनी? लगभग 20 से 25 गलती कर रहे हैं। 20 से 25 गलतियां एक पृष्ठ पर हो रहा है। जैसे 150 शब्द का निबंध है आपका, तो लेख जो लिखोगे आप, जो आलेख प्रस्तुत करोगे, एक पृष्ठ का निबंध, क्योंकि जो A4 साइज का पेपर आपको दिया जाता है, आज तक की जो परंपरा रही आरपीएससी की, तो A4 साइज के कागज में यदि आप मध्यम आकृति के अक्षर लिखते हैं, तो आपका एक पेज में 200 शब्द यानी 100-150 शब्द हो जाते हैं। बल्कि एक पृष्ठ में आप पूरा भर देंगे और मध्यम प्रकार के अक्षर आपके हैं, तो आप 200 शब्द लिख रहे होंगे। इसलिए पैराग्राफ बना के दे लिखते हैं, समय बचा के और तरीके से लिखते हैं, तो एक पेज बहुत है 150 शब्दों के लेख के लिए। तो इसमें आप 20-25 गलतियां कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि आपकी गलती घट के हो जाए शून्य गलती हो जाए, या 5 गलती हो जाए, 0 हो जाए या 5 हो जाए, ऐसा हमारा टारगेट होगा। ये
आपके 20-20, 25-25 गलती एक पृष्ठ पे नहीं, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं वो 20-20, 25-25 गलतियां एक पृष्ठ पे करने वाले हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य होगा वो केवल 4-5-6 तक आपकी गलती को सीमित करेंगे। जो उत्तीर्ण होगा, जो टॉपर होगा, वो 3-4 गलतियां करेगा। जो असफल होगा वो 10-10, 15-15 गलतियां करेगा। तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें जो जैसे पत्र लेखन है, तो पत्र लेखन में क्या कैसे पत्र होते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी आत्मा क्या है, उसके पीछे सिद्धांत क्या है, तो सारे कंटेंट की सारे सिद्धांत को समझना है। इसके बाद भाषा शुद्धि पे आना है। इसमें हमारे पास दो चीज होगी, पत्रादि में, निबंध में दो बात होगी। एक तो भाषा की शुद्धता, और दूसरा जो तत्व होगा वो होगा कंटेंट, यानी विषय वस्तु। तो विषय वस्तु और भाषा की शुद्धता, प्रस्तुतिकरण और कंटेंट, इन दोनों को लेके हम इसे प्रस्तुत करेंगे। तो इन दोनों, क्योंकि जो भाषा की शुद्धता है उसमें कई बार लापरवाही होती है, हम नहीं सीख पाते हैं। आप हमारे साथ जब व्यवहार करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो 15-15, 20-20 वर्षों से जिन शब्दों को आपने संजो के रखा है, पता चला वो शब्द बड़े दूषित शब्द हैं, वो शब्द आपके अंक घटाने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा उस शब्द को हटाना है, उसका सब्स्टिट्यूट लेना है। इसके लिए मेरे पास, यदि आप समय निकाल सकें, देखिए ऑफलाइन पढ़ाई का तो कोई जवाब ही नहीं होता है, खास करके भाषा के अध्ययन के मामले में, क्योंकि हमें एक एक बच्चे के, एक एक विद्यार्थी के पेज को देखना होता है, चेक करना होता है, और आंख से आंख मिलाना होता है, और आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। हमारे यहाँ नियम है, विद्यार्थी 1/3 सीखता है गुरु के मुख से, बाकी 1/3 जो है सीखता अपने साथियों से। अब ये ऑनलाइन सिस्टम के साथियों से सीखने की अवस्था को, स्थिति को समाप्त कर देता है, और बाकी 1/3 सीखता है वो अपने अभ्यास से। तो ये शास्त्रीय वचन है कि स्टूडेंट पढ़ाई में सीखता है गुरु से 33%, अपने मित्रों से सीखता है 33%, अपने व्यवहार और पुरुषार्थ से सीखता है 33%। यूं करके वो 100% बात सीख जाता है। तो यहाँ पर जब आप ऑनलाइन होंगे तो आपके मित्रों से सीखने की स्थिति नहीं रहेगी। तो आपको प्रयास करना होगा। मित्र तो है नहीं आपका, आसपास तो कोई है नहीं जिसे सीख सको। हाँ, अपने मित्र मंडल आप ऐसा बना सकते हैं जो आपसे ज्यादा प्रबुद्ध हो, उनसे देख के, पर इतना समय कहाँ है। इसलिए हम लोगों का काम बढ़ जाता है। हम मित्र का भी काम करना चाहते हैं, करते रहे हैं, हम आपके रिवीजन का भी काम करते हैं, और पढ़ाते तो है ही। तो ये जो 100% सिखाने की बात है, वो सारी जिम्मेदारी हमारी आ जाती है। और मैं बखूबी सब चीज को समझता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे सफल अभ्यर्थी दिए हैं हर परीक्षा में। इसलिए हम अपने ऊपर पूर्णतः आश्वस्त हैं। अब आप में आश्वस्ति कितनी आ पाती है आपके ऊपर है। इस तरह से आप देखेंगे, व्याकरण में 20 में से 18 अंक, और पत्रादि में 30 में से 21 अंक, 20 अंक, ये हमारा टारगेट होगा। और परीक्षा का जो, अब ये कितना हो गया, 30 और 20, 50 हो गए। 50 अंक में से हम दिला रहे हैं आपको 18 और 20, 20, 10, 30, 38, यानी लगभग 80% नंबर, 75, 80%, यानी 75 से लेके 70 से लेके 80% अंक का हम प्रयास करेंगे। 70 से 80% अंक का हमारा प्रयास होगा। लेकिन एक बात विशेष है, इसके जो मेरिट जाने वाली वो 50 से 60% जो लाएगा वो पास हो जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी 70 से 80% आप अंक लाएं। यही स्थिति इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में अब जाते हैं आप, तो इंग्लिश में आप पाएंगे, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश भी बड़ी विचित्र है। इंग्लिश में आप देखेंगे दो चीजें हैं। एक तो है अंग्रेजी में व्याकरण, ग्रामर। तो ग्रामर की जो चीज है ना, और एक है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। एक बार फिर से वही बात आ गई, ग्रामर जो है ये आपको पूरे 20 अंक दिला सकता है। इवन ग्रामर, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में अनुवाद भी शामिल है, तो अनुवाद शामिल है तो 10 नंबर अनुवाद उसका, किसका, हिंदी वाला अनुवाद, और 10 नंबर इसका, 20 तो अनुवाद के हो गए। हम इसे ग्रामर में रखेंगे,
ट्रांसलेशन जो मैटर है आपका, ट्रांसलेशन ये अकेला 20 अंक का है। फिर जो दूसरी चीजें हैं, टेंसेस वगैरह हैं, वो लगभग 20 अंक का है। तो 40 अंक का तो ये हो जाता है, क्योंकि वो जो हमारी हिंदी है, हिंदी में आप 40 अंक का मानो हिंदी को, और वहां का जो 10 अंक उठा के आप यहां ले आओ, तो अंग्रेजी वाला पर्चा 60 अंक का होने वाला है, हिंदी वाला पर्चा 40 अंक का होने वाला है। ये जिसकी समझ में आ जाएगी वो बाजी मार लेगा। अब देखिए, अब बाकी जो हमारा बचा, क्योंकि ये 40 इधर हो गया, इधर इधर कितना बचा 30, 4 3 से इधर बचा 30 अंक। 30 अंक वही डिस्क्रिप्टिव का। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको फिर से इस पे 2 तरीके अपनाएंगे हम डिस्क्रिप्टिव में। एक तो वो तरीका जिसको भाषा नहीं आती, हालांकि चाहे तो कोई भाषा 2-3 महीने भाषा सीख सकता है। भाषा सीखने का मतलब है अंग्रेजी में लिखना सीख सकता है। अंग्रेजी में ऐसी उसकी निपुणता आ सकती है कि हम 2-2.5 महीने में उसको अंग्रेजी सिखा दें तो वो अपने मन से अपने मन के विचार को लिख पाएगा। वो तक स्थिति हम ला देते हैं। इसके लिए हम कर्सिव राइटिंग की भी व्यवस्था है हमारे पास। हम कर्सिव राइटिंग बहुत ही सावधानी से कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं। तो यदि कोई गंभीर अभ्यर्थी है, यदि कोई बहुत ही व्युत्पन्न अभ्यर्थी है, समर्पित है, तो आप विश्वास मानिए 2-3 महीने में अंग्रेजी का पंडित बन सकता है वो। पर दिक्कत यह है कि वो पहले से ही बुझा हुआ है, वो अंग्रेजी को ऐसे लेके चल रहा है, वो जैसे भोजन चाटने से पेट नहीं भरता है ना। आप किसी भोजन को चाटेंगे, दाल को चाटने से पेट नहीं भरेगा, दाल को खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, तब जाके दाल की पूरी पौष्टिकता आपको मिलेगी। तो इंग्लिश चाटने की चीज नहीं है, इंग्लिश ठीक से पढ़ने की चीज है। वो ठीक से जो डोज दिया जाता है वो भाषा संस्थान में दिया जाता है। आप 15-20 बच्चों के बीच में बैठ के अलग से प्रैक्टिस करते हैं। और एपीओ क्या होता है? एपीओ कुछ नहीं होता। आप तो मैंने हमारे जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के होते हुए भी अंग्रेजों का मतलब अंग्रेजी के जो साथी हैं उनको पछाड़ा है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई हिंदी मीडियम, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं होता है, जो मेहनत करता है वो सफल होता है। ये हमारा है और हमने दिखाए हैं इस चीज को। तो यदि आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो ये ट्रांसलेशन 40 नंबर, सॉरी ये 20 नंबर तो ग्रामर, और 10 नंबर जो है 20 नंबर का तो ये ग्रामर है। मैं एक बार इसको स्पष्ट कर दूं। ये देखो 20 ट्रांसलेशन जो है 20 नंबर का है, और बाकी जो इसमें बची हुई 10 नंबर ट्रांसलेशन हमने हिंदी वाला लिया है और 10 नंबर इसका लिया है। 20 नंबर ये हो गया, और इसके पास खुद के 10 नंबर की चीजें और बच जाती हैं। 10 नंबर का और बच जाता है ना। तो 60 नंबर हो गया। 20 10 30 और 30 60। तो 20 नंबर मैंने किस बात के रखे हैं? 20 नंबर रखे मैंने। 10 नंबर तो हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन है वो यहां सीखेंगे हम, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। फिर 10 नंबर क्या है? ये 10 नंबर आपका ग्रामर है, टेंस वगैरह है। टेंस हाई दर्जे का पूछा जाएगा, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, सारी बातें फिर से पूछी जाएंगी, आपसे लिखवाया जाएगा। इससे पहले वाले में आपने देखा था आपको टिक लगाना था, और टिक लगाने में भी कितना जोर पड़ रहा था, देखिए विवाद हो गया, बहुत सारे प्रश्न समझ भी नहीं आए। और डिस्क्रिप्टिव में आपको अपने मन से कुछ बात लिखनी आनी चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग वगैरह जो भी है आपके सिलेबस में है उसको लिखना आना है। तो हमारा 2 काम होगा कि वो कैसे लिखा जाता है वो बताऊं मैं, और फिर इसके बाद मेरा ये भी काम होगा कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना और क्या लिखना है। तो भाषा सिखाना, फिर लिखना सिखाना, और फिर इसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण देना, ये हमारा काम रहेगा। यदि आप चाहें तो अंग्रेजी में, हिंदी में, आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। आप चाहें तो कोई एक विषय हिंदी ले सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं। हालांकि दोनों नई चीज है, खास करके जुडिशरी के विद्यार्थियों के लिए। भाषा संस्थान, हमारा नाम ही भाषा संस्थान है, तो भाषा से संबद्ध जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान हमारे पास है। अब छोटे से समय में ऑनलाइन के माध्यम से हम ज्यादा बता नहीं सकते, तो इन सब चीजों को मैं उदाहरण के लिए मैं 5-7 वाक्य देता हूं, और देखिएगा आप ये वाक्य, हो सकता है मैं जो भी वाक्य दूंगा 5 वाक्य दूंगा, हो सकता है एक वाक्य आपके एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि 5 वाक्य हिंदी वाले में, 5 वाक्य इंग्लिश वाले में पूछा जाना है। देखिए आइए हम इसको लेते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं। ये देखो आप,
अनुवाद, नमूने का अनुवाद, ये मैं ले रहा हूं। अनुवाद मैं 5 वाक्य लूंगा केवल और आपसे पूछूंगा कि आप इसे कैसे करते हैं। 3, 4 और 5। सूर्योदय हो रहा है, एक वाक्य लिया मैंने, सूर्योदय हो रहा है। दूसरा ले रहा हूं मैं, मेरा भाई इस समय सो रहा होगा। यदि मैं उत्तीर्ण हूं तो पिताजी प्रसन्न हो। तो पिताजी प्रसन्न हो। और दूसरा मैं ले रहा हूं, यदि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। ये और 5वां ले लेता हूं, आप अभी वहां जाइए। ये मैंने 5 वाक्य दिए हैं। हाथ कंगन को आरसी किया। कुछ साथी ऐसे हैं, इंग्लिश मीडियम खासकर जो साथी हैं, वो इनको बना के देख सकते हैं कि उनका कितना सही है कितना गलत है। एक बार बनाइए इसका। और जो हिंदी मीडियम साथी हैं, उन्होंने पढ़ा तो होगा, ऐसी बात तो नहीं कि इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी, तो वो भी बनाए, देखें कैसा बन पा रहा है। तो ट्रांसलेशन के बारे में मेरा ये कहना है, देखिए ट्रांसलेशन के लिए 10-12 रूल्स लेके और ट्रांसलेशन का निर्माण होता है। इसे बनाते रहें, आप देखते रहें। मैंने क्या कहा, 10-12 रूल्स रेगुलेशन मिलते हैं और कठिन से कठिन, सरल से सरल ट्रांसलेशन उसे 10-12 रूल से बनते हैं। मैं रूल डिस्क्लोज कर दूंगा अभी क्या क्या रूल्स हैं पढ़ते पढ़ते। तो देखिए, किसी भी पढ़ाई में यदि मैं किसी को साइकिल सिखाऊं तो ये कह दूं कि देखो भाई, हैंडल पकड़ो, साइकिल पकड़ो, हैंडल को सामने देखो, पैडल मारो, सामने देखो, साइकिल चला लो, साइकिल आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ दौड़ना पड़ेगा, कुछ दिन मेहनत करने होंगे, वो गिरेगा, चोट वोट लगेगी, इसके बाद वो साइकिल सीख पाएगा। ऐसे ही मैं कुछ नियम बता दूं और कह दूं ऐसा कर लो हो जाएगा, दुनिया नियम बता रही है तो ऑनलाइन में नियम बता दिया आप सीख गए, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ मुझे चलना होगा, आपको 10 बार प्रैक्टिस सीट दूंगा, आप करेंगे, मैं कट करूंगा, फिर बताऊंगा। मैंने क्या कहा, ट्रांसलेशन जो 20 नंबर का है आपका, वो 10-12-15 रूल्स पे आधारित है, बस, और कुछ नहीं है। अब मैं तो भाई कुछ नहीं कह सकता हूं, मेरी तो जिंदगी बीत गई ट्रांसलेशन करते करते, मैं तो इसमें अभ्यस्त हूं, मुझे जानकारी है। लेकिन आप तो पहली बार सीखने जा रहे हैं इसे, खास करके आरजेएस देने वाले बच्चे ट्रांसलेशन को देखा ही नहीं था कभी भी। कभी 10वीं वगैरह में पढ़ा हो तो पढ़ा हो, बाकी कभी उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं देखा, नहीं जाना, प्रयास नहीं किया। अच्छा, जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं घटिया हो रहा है, इससे पता चल जाएगा कैसा ट्रांसलेशन आप कर रहे हो। ट्रांसलेशन में मेरे हिसाब से जो 10-15 बातें हैं मैं बता देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है
आपका ट्रांसलेशन सीखने के लिए वोकेबुलरी आना चाहिए। वोकेबुलरी के साथ साथ, शब्द के साथ साथ, समुचित शब्द के साथ साथ आपका कोलोकेशन एक 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 मान्यता होती है। जिस शब्द के साथ जिस शब्द का सामंजस्य होता है वही शब्द आपको लिखना, कोलोकेशन बोलते हैं इसको। ये दूसरी चीज है न्यूज के लिए। इसके बाद आपको देखना होगा छायानुवाद लिखना है या भावानुवाद लिखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाई बिजली गई, यदि बिजली गई मुझे कहना तो मैंने बोल दिया बिजली गई, लेकिन इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी वेंट नहीं बोल सकते आप। तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे देयर इज इलेक्ट्रिसिटी कट, द इलेक्ट्रिसिटी कट, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी कट, या ऐसे बोलेंगे आप देयर इज डिस्टर्बेंसेस इन सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखा, आप यदि द इलेक्ट्रिसिटी वेंट बोलेंगे तो बड़ा बड़ा घटिया सा ट्रांसलेशन बन पाएगा। और हिंदी में बिजली गई, अरे यार बिजली गई, तो वो ये चीज है ना। तो इसको कहते हैं उनकी पद्धति, उनका कोलोकेशन। तो एक तो हो गया आपका वोकेबुलरी, दूसरा हो गया आपका कोलोकेशन, तीसरा हो गया आपका उनका स्टाइल देखना होगा, किस स्टाइल से बोलते हैं वो। फिर चौथे में आपका कंडीशनल रूल्स हैं, पांचवें में आपका टेंस के रूल्स हैं, छठे में आपका एक्टिव पैसिव का रूल है, सातवें में आपका डिटरमिनर्स है, आठवें में आपका ए एन डी का प्रयोग है, नौ में आपका और भी कई तरह तुलनात्मक बातें हैं। तो ये सारी बातें मिला के फिर जाकर अंग्रेजी का ट्रांसलेशन बनता है। अच्छा, खाली यही नहीं, हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी के जो अच्छे शब्द हैं, जो मानक शब्द हैं, वो सारे शब्दों का प्रयोग आपको करना आना चाहिए। यदि हिंदी अच्छी है तो वहां के अच्छे शब्दों को लाके यहाँ डाल सकते हो आप। तो कुल मिला के ट्रांसलेशन का जो काम है ये बहुत प्रैक्टिस से और श्रमसाध्य है, लंबे समय तक अनुभवी व्यक्ति के साथ करने का है। मैंने बहुत से अध्यापक देखे हैं, वो अंग्रेजी तो रटवट के तैयार कर लिया है, मैं तो रट्टामार अध्यापक भी देखे, रटवट के इंग्लिश तैयार कर लिया है, लेकिन हिंदी उनको शुद्ध हिंदी बोलनी नहीं आती है। न तो शुद्ध अंग्रेजी जानते हैं वो, न तो शुद्ध हिंदी जानते हैं वो, फिर भी सबको लेके चल रहे हैं। अंधे न नियमाना यथांधाहा, जैसे अंधे अंधे को ले जाते तो कहाँ गड्ढे में थोपता है, ऐसे ही वो दिक्कत रहती है। लेकिन हमारी बोली भाषा, हमारा एटीट्यूड, हमारी बातें आपको बता देंगी कि हम आपको कैसे कराएंगे। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी योग्यता, हालांकि मैं बहुत बड़े गुरुओं से पढ़ा लिखा हूँ, खूब श्रम किया है, मैं उसको गुण मानता हूँ। मेरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मैं आपके दर्द को जानता हूँ, आपकी योग्यता के अनुरूप मैं चीजों को देना जानता हूँ। इस बात के लिए मैं अपनी प्रशंसा करूंगा। और यही सबसे बड़ी बात होती परीक्षक का, कि वो किसी विद्यार्थी को पास करा दे। मुझे आपकी व्यथा, देखिए डायग्नोसिस यदि हो जाए बीमारी का तो फिर डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है। तो मुझे पता है किस बच्चे में क्या बीमारी है, क्यों वो असफल हो रहा है। आप लेके आइए, मैं बता दूंगा क्यों आप असफल हो रहे हैं 5 साल से, मैं बता दूंगा। मेरे पास जादुई छड़ी है, मैं बता दूंगा एक आधे घंटे बात करके कुछ लिखवा के कि आप क्यों फेल हो रहे हैं हर साल। आप उस पर इंप्लीमेंट कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ठीक है। तो ये हमारा जो था, इसको आप देखिए, इसका क्या उत्तर बनेगा उसको देखो आप। सूर्योदय हो रहा है, सब गलत बनेगा यदि बनाते हो आप। सूर्योदय हो रहा है, क्या बनेगा आप बताइए। तो इसका बनेगा इट इज डाउनी। क्या बनेगा? आपने कहोगे यार क्या बना दिया आपने। भाई मैं नहीं बना रहा हूं, अंग्रेज सूर्योदय होने को, पौ फटने को इट इज डाउनिंग बोलते हैं, इसलिए इट इज डाउनिंग होगा। आप प्राकृतिक घटना कहने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, इट इज डाउनिंग, DOWN, डाउन होता है, यहाँ DAWN है, डाउन, इट इज डाउनिंग, है ना। मेरा भाई इस समय सो रहा होगा, तो इसको देखो आप, इट इज DAWN, इट इज डाउनिंग, ये बनेगा आपका। मेरा भाई इस समय सो रहा होगा, देखो
इसको यदि बनाते हैं हमेशा, माई ब्रदर विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, ये वाक्य गलत है। ये वाक्य क्या है? गलत है। तो क्या होगा? यहाँ पे पॉसिबिलिटी है भाई, अभी भाई 9:30 बज रहे हैं, रात 9:30 हो रहे हैं, भाई सो जाया करता है, इसलिए इस समय सो रहा होगा, ये पॉसिबिलिटी है। अब इसके 3 तरह से अनुवाद बनेंगे। माई ब्रदर माइट बी स्लीपिंग एट दिस मोमेंट, माइट बी स्लीपिंग, अब कोई टेंस वेंस नहीं, हम बस इसका उत्तर ही बनेगा। या फिर माई ब्रदर वुड बी स्लीपिंग, माई ब्रदर कुड बी स्लीपिंग, माई ब्रदर मे बी स्लीपिंग। 4 तरह से बनाएंगे, फ्यूचर से नहीं बनाएंगे। आप फ्यूचर से बना रहे हो, गागेगी हिंदी वाला जो बड़ा खतरनाक है, कहीं फ्यूचर देता है, कहीं पॉसिबिलिटी देता है, और कहीं संभावना देता है। तो ये संभावना वाला है ना। खाली हिंदी के अनुसार हमने जो लिया ये भावानुवाद लिया है, भाव लिया फिर अनुवाद लिखा। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा माई ब्रदर मे बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, ऐसा बनेगा। यदि मैं उत्तीर्ण हूं तो पिताजी प्रसन्न हों, ये देखो कंडीशनल है। कंडीशनल में क्या होता है? यदि मैं उत्तीर्ण हूं, इसमें आएगा पास्ट सिंपल। अब आप कहोगे सर ये सिंपल पास्ट कैसे कर दिया आपने, है ना, आपको आश्चर्य लगेगा, भाई आपने सिंपल पास्ट क्यों कर दिया? अरे भाई सिंपल पास्ट क्यों नहीं करूं मैं, नियम कह रहा है तो आपके कहने थोड़ी होगा काम, है ना। यदि मैंने क्या कहा इसको, इसमें होगा सिंपल पास्ट, समझे। और इधर होगा वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए, है ना। तो मैंने चलते चलते 5 वाक्य लिए, कितने नंबर आ रहे हैं आपके? नहीं आ रहे नंबर। तो यदि इफ आई पास्ट, इफ आई सक्सीडेड, माई फादर वुड बी हैप्पी, माई फादर वुड बी हैप्पी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसा बनेगा ये। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। एक तो ये गागेगी वाला आफ्टर बिफोर के साथ एक नया बनाता, इसका बनेगा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, तो इसका बनेगा द ट्रेन, शुद्ध बनेगा, देखिए, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड before I reach the station, बिफोर आई रीच द स्टेशन, ऐसा बनेगा। यानी पहले वाले में फ्यूचर परफेक्ट, दूसरे वाले में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, ये चीज है। आप अभी वहां जाइए, तो आपने बनाया होगा यू गो नाउ देयर, नहीं, गलत है, ये नहीं बनेगा। ये बनेगा प्लीज, आप वहां जाइए, प्लीज आप वहां जाइए, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर। अब इसमें यू वगैरह नहीं आएगा, नहीं आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, इसमें यू वगैरह नहीं आता है। तो मैंने क्या कहा, 10 12 15 रूल्स बन के आपका ट्रांसलेशन का काम होता है। अच्छा, ट्रांसलेशन सीख गए तो अंग्रेजी आ गई। तो ट्रांसलेशन सबका जड़ है। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले साथियों के लिए ट्रांसलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसका अध्ययन अध्यापन यहाँ पे बड़ा ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार से, जैसा मैंने बताया आपको, हमारा टारगेट ऐसा वैसा नहीं है।
हमारा टारगेट है क्या? हमारा टारगेट ये है प्यारे, 70 से 80 के बीच का। तो आप यदि चाहें, इन सब चीजों से यदि आपको लगता है तो आप मेरे नंबर नोट कर लें। नहीं, वो वाला दे रहे हैं हमको। हाँ ठीक है, मेरा नंबर है 78910 78910। जैसा मैं सरल हूं, जैसे हिंदी और अंग्रेजी सरल है, ऐसे मेरा नंबर सरल है, 78910। और आगे 5 डिजिट और हैं, और वो है 47,264। भाषा संस्थान का नंबर है। इस नंबर से आप कॉल करेंगे, आपको बताऊंगा मैं कि कैसे क्या है। हमारे पास 2 विधियां उपलब्ध हैं, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। तो देखो, यदि ऑनलाइन करते हो तो नहीं मामा से कहना मामा, अच्छा यदि आप पहले से प्रबुद्ध हैं, घर बैठे कर सकते हैं तो कर लीजिए। और यदि आपको लगता नहीं भाई ये तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल है कि मैं सेलेक्ट हूं, लो हमारा तैयार है, तो आप आइए मेरे पास, मैं आपको ये अंक दिला दूंगा, 70-80 के बीच में नंबर दिला दूंगा। परसेंटेज कह रहा हूं मैं, आराम से आप चीजों कर सकें। अच्छा, इसके माध्यम से आप आरजेएस के जो अन्य एग्जाम है उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। आपको बहुत बहुत साधुवाद हमारा साथ देने के लिए। हम अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।